फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए थे, हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि पूरी संभावना है कि मार्च के एंड तक जो केवी का एग्ज़ाम है वो मतलब कि उसकी वैकेंसीज आ सकती हैं, उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और केवी का रिकॉर्ड रहा है कि वो 1 से 1.5 महीने के भीतर ही अपना पूरा एग्ज़ाम वगैरह करा लेते हैं। 3 से 3.5 महीने में वो अपना पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब अगर सपोज दैट मार्च में वैकेंसीज आ जाती हैं तो उसके पहले अगर हम लोग जो PYQs है वो सॉल्व किए रहेंगे तो हमें केवल और केवल जो नए क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करना रहेगा। तो उसी को अपने माइंड में रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग केवल और केवल जो PYQs हैं वो देखेंगे। पहले तो KVS के ही पूरे देख लेंगे, उसके बाद जब रहेगा टाइम तो हम लोग अदर जो क्वेश्चंस हैं जो मतलब कि PYQs हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि पूछ क्या रहे हैं आपसे। इसमें पूछा जा रहा है कि गणेश घर पहुंच चुका है। इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ये जो काल है यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके जो भेद है हिंदी में जिन्हें हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं, इनके कितने भेद हैं, इनकी क्या पहचान है, ये हमने जो इसके पहले की वीडियोस हैं उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आप उसको जाकर देखिए। इसमें हम केवल और केवल इसका आंसर जानेंगे। तो आपके पास विकल्प क्या क्या है। विकल्प में आप देखिए कि पहला विकल्प है पूर्ण वर्तमान, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान, तीसरा है वर्तमान और चौथा है अपूर्ण वर्तमान। ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि गणेश घर पहुंच चुका है, यानी कि ऑलरेडी वो मतलब कि वहां पे पहुंच गए हैं, घर पे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल की घटना है, प्रेजेंट की घटना है और पूरी तरह से ये काम कंप्लीट हो चुका है। काम क्या था, रमेश भैया घर जा रहे थे और जब आपसे पूछा गया तो आपको पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं। तो ये जो घर पहुंच चुके हैं ये घटना कैसी है, ये घटना जो है पूर्ण वर्तमान काल की घटना है। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है कि पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। ठीक है, यानी कि काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल में जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि ऑलरेडी लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ ली गई है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो सेंटेंस है वो किस में आ जाता है, वो आता है पूर्ण वर्तमान काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो आपसे पर्यायवाची पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा वो विकल्प है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हमारे पास विकल्प देखिए कौन कौन से हैं। एक तो कालिंदी, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि कालिंदी जो है ना वो यमुना का ही पर्यायवाची है। कृष्ण ये भी है। कंदील और सूर्य सुता, तो सूर्य सुता भी यमुना का पर्यायवाची है, लेकिन जो कंदील शब्द है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कंदील मतलब होता है लालटेन। ठीक है, लालटेन एक ऐसा मतलब कि सोर्स जिससे हमें प्रकाश मिले, उसे हम जो है कहते हैं कंदील। कुछ अदर पॉइंट्स हैं, जैसे ये देखिए मैंने आपको दे दिया है कि कंदील का पर्यायवाची लालटेन है। कंदील शब्द का उपयोग दीपक, प्रदीप, चिराग, मशाल आदि के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी सोर्स जिससे हमें प्रकाश मिले उसे हम कंदील की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि नीचे दिए वाक्यों में एक से मतलब कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उस वाक्य की पहचान करना है। ठीक है, तो ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वैसे तो वर्तनी का भी बनता है और साथ में सेंटेंस का भी बनता है, तो हमें वर्तनी शुद्धिकरण भी जानना चाहिए और सेंटेंस में भी देखना है कि कौन से सेंटेंस शुद्ध हैं, कौन से सेंटेंस अशुद्ध हैं। तो आप देखिए पहला विकल्प क्या है कि कुंदन सुंदर लगती है। देख के लग रहा है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ घोटाला इसी में है। दूसरा क्या है, भारत की सेना विजित हुई। तीसरा कह रहे हैं विभा मुझसे प्यार करती है। और चौथा है राकेश अच्छा लड़का है। ठीक है, तो देख के समझ आ रहा है कि पहला वाला जो विकल्प है वही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो कुंदन शब्द है ना, कुंदन जो है वो एक
पुल्लिंग शब्द है, यानी कि मैस्कुलर जेंडर है इसका, और कह रहे हैं कि सुंदर लगती है, यानी कि जो क्रिया लगाई गई है वो फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग लगाई गई है। इसी वजह से गलत है, क्योंकि अगर नाउन जो है वो मेल है तो जाहिर सी बात है कि जो क्रिया लगेगी वो भी पुल्लिंग ही लगेगी। और यहाँ क्या कर दिए हैं, मतलब कि जो नाउन है यानी कि जो संज्ञा है वो पुल्लिंग है और जो क्रिया लगा दिया गया है वो स्त्रीलिंग लगा दिया गया, और इसी वजह से ये रॉन्ग हो जा रहा है। अब देखिए, अगर इसका कोई कहे कि आप सही शब्द बताओ, क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा कि कुंदन सुंदर लगता है। ठीक है, यानी कि कुंदन जो कि एक पुरुष है तो उनके साथ जो है पुल्लिंग वाली क्रिया लग जाएगी, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। और हमारे हिंदी भाषा में आप देखेंगे कि दो जो है जेंडर होते हैं, यानी कि दो लिंग है, और वो कौन सा, एक तो पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे प्रत्यय से पूछा गया है। प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन फिर से बता रहे हैं कि किसी भी शब्द के अंत में अगर कोई शब्द जोड़ दिया जाए और उससे अर्थ में परिवर्तन हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्रत्यय। सेम प्रोसीजर है, अगर कोई वर्ड है उस वर्ड के पहले कोई शब्द बोल मतलब लगा दिया जाए और उससे कुछ जो वर्ड है उसमें परिवर्तन आए, उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आए, तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके उसका जो यूज करने का तरीका है वो मतलब कि बदला जाता है, यानी कि उसका जो अर्थ है वो थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया है। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा वाक्य है, सॉरी वाक्य नहीं है, शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं जुड़ा है। हमारे पास विकल्प देखिए, लावा, चढ़ावा, दिखावा या फिर भुलावा। तो समझ आ रहा होगा कि जो पहला वाला विकल्प है वही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो लावा शब्द है वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें किसी भी तरह का कोई उपसर्ग या कोई प्रत्यय नहीं लगाया गया है। ठीक है, जबकि चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय है, चढ़ धन आवा है, ये चढ़ धन आवा, तो ये हो जाएगा चढ़ावा, क्योंकि जो मूल शब्द है वो चढ़ है। ठीक है, दिखावा में भी दिख जो है वो मूल शब्द है, आवा जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। सेम कंडीशन भुलावा की है, भूल जो है वो मतलब कि मेन शब्द है और आवा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये देखिए हमारे यहाँ प्रत्यय कितने प्रकार के हैं वो भी आपको याद रखना है। 2 प्रकार के हैं, और कौन कौन से, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं हिंदी भाषा में, तो 2 प्रकार के हैं, 2 फॉर्म है प्रत्यय के, और पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि अक्ल चक्राना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। यानी कि मुहावरा से क्वेश्चन बना हुआ है, आपको बताना है कि ये जो अक्ल चक्राना मुहावरा है इसका मतलब क्या है। हमारे पास विकल्प क्या है, कुछ समझ में ना आना, बुद्धि का प्रयोग न करना, अधिक बुद्धिमान होना या सब कुछ समझ में आना। अब अगर सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो अक्ल क्यों चकराएगी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अधिक बुद्धिमान बिल्कुल भी नहीं, बुद्धि का प्रयोग ना करना ऐसा भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा कि कुछ समझ में ना आना। ठीक है, तो जो अक्ल चक्राना मुहावरा है इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे एग्जाम टाइम में जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तब हमें ये वाला मुहावरा याद आता है। जब क्वेश्चंस दिखते हैं तब फिर समझ आता है अरे यार अक्ल तो चकरा गई, क्यों, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अक्ल चकराने का अर्थ क्या होता है, कुछ समझ में ना आना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा हॉल में प्रश्न देखते ही मेरी अक्ल चकरा गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि आप बताओ कौन सा वर्तनी शुद्ध है। अभी हमने देखा था वाक्य शुद्धिकरण, अब हम देख रहे हैं वर्तनी शुद्धिकरण। और ये जो क्वेश्चन है ना वो मैंने 2018 का जो PYQ है वहां से लिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति या फिर अनुभूति। देखो मैंने आंसर पहले ही दिख रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको उत्तर दिख ही रहा है कि पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अनुभूति किस तरह से लिखा जाता है इसको आप देख लीजिए। अनुभूति आ रहेगा, ना रहेगा, ना में छोटा ऊ की मात्रा, भा रहेगा, भा में बड़ा ऊ की मात्रा, ता में छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये जो वर्तनी है अनुभूति वो इस तरह से उसको लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि आप बताओ
मतलब कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टाइप का है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके, ऐसे शब्द के लिए कौन सा वाक्य जो है वो प्रयोग किया, मतलब कि ऐसे वाक्य के लिए कौन से शब्द को प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके, यानी कि वो कैसी चीज है, स्थित, मतलब स्थित है, एक ही जगह स्थिर है, उसको आप कहीं और नहीं मतलब कि ले जा सकते। ऐसे सब वाक्य के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। विकल्प देखिए, स्थानीय तो नहीं, स्थानीय मतलब होता है कि किसी एक स्थान विशेष का वो वस्तु हो। दूसरा करें स्थिति, नहीं ये भी नहीं होगा। स्थूल नहीं होगा, स्थावर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स्थावर। स्थावर मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसे आप उस स्थान से उठा करके किसी दूसरे प्लेस पे नहीं ले जा सकते, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, स्थावर। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो डी वाला हो जाएगा। ये देखिए आगे देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं, शयन करने की इच्छा को सुषुप्सा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, मैंने उसको दे दिए। अब देखिए, अब क्या है, संधि विच्छेद पूछा है। अब देखिए इससे क्या होगा ना, आप जब सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, चूंकि ये 2018 के PYQ है, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट्स जो भी एग्जाम में दिए हुए हैं, टॉपिक में दिए हुए हैं, उन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जब हम PYQ अभी देख लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें एग्जाम के टाइम में ये प्रेशर नहीं रहेगा कि हमने क्या पूछा जाता है यही नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। हम इसको डेली टू डेली अपलोड करने का प्रयास करेंगे। वो डिपेंड करता है ना कि आप लोग कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं इस सीरीज पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारी NCERT वाली जो वीडियो चल रही है उसको देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छी सीरीज है वो आपको हर एग्जाम में काम आएगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, NCERT जो है वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कह रहे हैं कि देवीक्षा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है, वो आपको बताना है। विकल्प देखिए, देवधन इच्छा, देव्य धन इच्छा, ये तो नहीं होगा, देवी धन इच्छा या फिर दिव्या धन इच्छा। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देवी धन इच्छा। ठीक है, B वाला, थोड़ा इसका रैंकिंग में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ठीक है, हमें तो एग्जैक्ट जो उसका वो मतलब कि आंसर है वो जानना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा देवी प्लस इच्छा। ठीक है, देवी प्लस इच्छा, अर्थात इनको जब हम लोग इकट्ठे करेंगे तो ये हो जाएगा देवी इच्छा, और ये देखिए देवी इच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देवी इच्छा का जो संधि विच्छेद है, देखिए देवी प्लस इच्छा होगा। यह कैसी संधि है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह दीर्घ स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि, और ये दीर्घ स्वर संधि का कैसे हम लोग पहचानते हैं वो भी आगे बता दिया गया है कि यदि आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, ई, ऊ तथा री हो जाते हैं। जैसे लक्ष्मी धन इच्छा। ठीक है, यहाँ देखिए लक्ष्मी, माँ में देखिए बड़ी की मात्रा है, आगे इच्छा में ई, तो देखिए सेम वर्ड आ रहा है ना कि बड़ी ई के बाद छोटा ई आ रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये देवीक्षा, इस तरह से इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे बहुवचन पूछा जा रहा है कि आप बताओ निम्नलिखित में से मैं शब्द के बहुवचन रूप कौन से होंगे। ठीक है, यानी कि एक शब्द दिया हुआ है, मैं शब्द का मतलब वो क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो इस सर्वनाम का आपको बताना है कि अगर आप बहुवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा। हमारे पास विकल्प क्या है, हमें, हमारे, हम या मुझे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही रहा होगा कि इसका उत्तर हो जाएगा हम। ठीक है, मैं मतलब एक वचन, और मतलब मैं अर्थात मैं अकेला। जबकि 2-4 लोग हैं और हमें अगर किसी को इंट्रोड्यूस कराना है तो हम क्या कहेंगे कि हम सब या हम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने बोला हम, तो हम जब वर्ड को यूज करते हैं अपने रेगुलर मतलब की लाइफ में, जो बोलने का तरीका यूज करते हैं उसमें मैं शब्द को नहीं यूज करते। अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं खुद भी नहीं यूज कर पाती, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम यूज करते हैं। और उससे क्या फील होता है, जैसे हम अकेले नहीं है, कई सारे लोग हैं। लेकिन जब उसे हम ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हम वर्ड है ना वो अपने आप में बहुवचन है, जबकि जो मैं है वो अपने आप में सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो जब भी लिखना हो तब हमें ध्यान रखना होता है कि
कि हमें हम शब्द नहीं यूज करना है अगर एक वचन की बात हो रही है। अगर बहुवचन की बात हो रही है तो हम उसको हम ही यूज करेंगे। बोल चाल की भाषा में तो चल जाता है कुछ भी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो मैं शब्द है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। चलिए ये देखिए, इसका मतलब दे दिया है मैंने एक्सप्लेनेशन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन और दूसरा है बहुवचन, ठीक है। हिंदी में हमने देखा जेंडर अर्थात लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमने देखा हिंदी में वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन, दूसरा है बहुवचन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिए गए हैं, जैसे यह शब्द ये सिंगुलर है यानी कि एक वचन है और इसका अगर बहुवचन करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, ठीक है। वह का क्या हो जाएगा, वे। आपका तो आप ही होगा और जो का जो होगा, कोई का कोई ही हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट ने भी पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन देखिए केवी ने भी पूछा है। क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ये आपको बताना है। ध्वनि, अनुच्छेद, शब्द या वाक्य। तो इन सभी में आपको समझ आ रहा हो कि ध्वनि जो है ना वो सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि अनुच्छेद तो कई सारे सेंटेंसेस से मिलकर के बनता है और शब्द जो है वो भी कई सारे वर्ण से मिलकर के बनता है और वाक्य तो कई सारे शब्दों से मिलकर के बनता है। तो सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ध्वनि। जो ऑप्शन ए है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और ये देखिए संयुक्त अक्षर वाले जो वर्ण है वो आ गया है। कह रहे हैं कि जो ज्ञा वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की आपको पहचान करना है। विकल्प देखिए, जा और या, जा और या, जा और न्या या फिर जा और या। ध्यान रखना है हमें हलंत वगैरह पे भी हमारी नजर होनी चाहिए, वरना सेम देखिए जा और या यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन एक जगह में जा में हलंत लगा हुआ है और दूसरे जगह पे हलंत नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम लोगों ने ढंग से नहीं देखा है तो हमारा ये जो ऑप्शन है, वो जो हमारा क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो सकता है और हमारे 1 नंबर बेवजह हमारे हाथ से जा सकते हैं। तो इन सब चीजों पे भी हमें ध्यान बनाए रखना है। हालांकि मैंने बताया है कि हमारी हिंदी भाषा में टोटल 4 जो है संयुक्त अक्षर है, जिसमें आपको छ मिलेगा, त्रा मिलेगा, श्रा मिलेगा और ज्ञा मिलेगा, ठीक है। तो आप छा का भी मैंने बताया है कि का और शा से मिलकर के बनता है, त्रा का भी बताया है ता और रा से मिलकर बनता है, साथ में श्रा का भी बताया है, श्रा मतलब वो जो शीटी वाला शा होता है और रा से मिलकर के बनता है। वैसे ही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि ज्ञा किससे मिलकर के बनता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ए वाला कि जा में रहेगा हलंत, अर्थात हलंत मतलब क्या होता है कि जो वर्ण हमने लिखा है वो आधा है, यानी कि अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो आधा जा और या मतलब कुछ नहीं जो होता है ना, उससे मिलकर के हमारा क्या बनता है, वो बन जाता है ज्ञा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा 12। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं ये कारक से जो है, मतलब कि कारक जो चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो उससे क्वेश्चन बना हुआ है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह के करण कारक एक वचन रूप की पहचान कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको बोल दिए हैं कि कारक कौन सा है, करण कारक। उस करण कारक का एक वचन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा करण का मतलब कि चिन्ह होता है, कैसे हम उसको पहचानते हैं, जैसे कर्ता का क्या है, ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है। तो आ क्या रहा है, सा। तो ये जो करण कारक है इसमें पक्का है कि सा आएगा। तो देखिए पहला क्या है, उससे, मुझसे, मैंने, उसने। तो देखिए एक तो वह है, तो जाहिर सी बात है कि मैं शब्द का कोई मतलब नहीं होगा, तो मुझसे यहाँ कट गया, मैंने ये भी कट गया। अब उसने और उसमें उससे और उसने, इन्हीं में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जिन्हें ये पता है कि करण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है, उन्हें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका उत्तर पहचानने में, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात से लास्ट में आना चाहिए, और वह जो है इसका जो होगा वो हो जाएगा उस, ठीक है। तो उस से इसका सही उत्तर हो जाएगा।
हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। दिए गए विकल्पों में से जो वह शब्द है इसके करण कारक एक वचन रूप क्या हो जाएगा, उससे। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, यानी कि क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, इसका जिससे बोध होता है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति याद रखिएगा कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो शा होता है, यानी कि से होता है, से नहीं, मतलब कि शा नहीं होगा, से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ आपसे स्त्रीलिंग की पहचान की गई है। ठीक है, तो देख लीजिए कि हर तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऐसा भी नहीं मैंने अपनी मर्जी से किया है। ये सारे क्वेश्चंस एक ही साल का यानी कि 2018 का ही PYQ है, तो वहां से मैंने लिया हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि एक ही पेपर में लगभग सारे के सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में वो सबको उठा लिया गया है। तो हमें हर चीज पे अपनी नजर बना के रखनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पापी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की आपको पहचान करना है। विकल्प पापिन अच्छा, पापात्मा अच्छा, दुष्चरित्री या फिर पापिनी। तो पापी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पापी एक मतलब कि पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग अगर हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पापिन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या आ गया है। अभी हमने प्रत्यय का देखा था, अब हम उपसर्ग का देख रहे हैं। ठीक है, तो उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त जो उपसर्ग है आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो याद रखिए बेइंसाफी। ठीक है, तो बेइन बिल्कुल भी नहीं, ई बाई बिल्कुल नहीं, बे या फिर बा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि बे। और जो बे है वो एक उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द का जो है ये उपसर्ग है बे। और इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखें तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बे और दूसरा हो जाएगा इंसाफी। ठीक है, बे इंसाफी। तो ये बे उपसर्ग है, इंसाफी इसका मूल शब्द है। ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा बे इंसाफी। अब जैसे इंसाफ क्या है, इंसाफ मतलब होता है इंसाफ, लेकिन अगर उसमें बे लग गया तो समझ लीजिए कि ना इंसाफ टाइप का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि उपसर्ग लगने से जो शब्द है, जो मूल शब्द था वो जो अर्थ दे रहा था उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, नकारात्मक हो गया कुल मिलाकर के। ये देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बे उर्दू भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना, जैसे बेईमान, बेरहम, बेइज्जत इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द विकल्प में से चुनिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, विलाप, खेद, विषाद या फिर दुख। हर्ष मतलब होता है खुशी, तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर हम लोग विपरीत करेंगे तो उसका जो अर्थ निकलेगा वो दुख से आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि विषाद। ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है कि हर्ष शब्द का विपरीतार्थक जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी एनसीईआरटी वाली सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहें। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।